हेलो बच्चों, तो मस्ती बहुत हो चुकी, आराम बहुत हो गया। देखिए, जो स्टेट बोर्ड है उसके रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए हैं, तो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट भी अब आने ही वाला है। तो क्लास 11th में जो बच्चे अब आने वाले हैं उन लोगों को भी अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आज का ये वीडियो खास क्लास 11th के लिए है। चैप्टर नंबर 1 सेट्स की बात करेंगे आज हम यहाँ पर, ठीक है। तो सेट्स की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक हिंट देना चाहती हूँ कि मान लीजिए सपोज मुझे मिठाई बहुत पसंद है, मुझे मिठाई खाना बहुत पसंद है, स्वीट्स बहुत पसंद है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, अपने घर में ला करके बहुत सारी अलग अलग टाइप की स्वीट्स का कलेक्शन करके रखा हुआ है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि जो स्वीट्स मुझे पसंद है वो आपको भी पसंद हो या किसी दूसरे को भी पसंद हो? इज इट पॉसिबल? ऐसा नहीं है ना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसमें से कुछ एक ऐसी हो सकती है जो स्वीट्स मुझे पसंद है, उसमें से कुछ आपको पसंद हो सकते हैं, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है कि सारी की सारी आपको पसंद हो। तो यहाँ पर जो कलेक्शन हमने किया उसमें मतलब सबके लिए वो सेम नहीं था, डिफरेंट हो सकता है। जैसे इसी तरीके से अगर सपोज मैं बात करूं कि भाई मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, ठीक है, तो अब मैं बेस्ट क्रिकेटर्स की बात करूं तो बेस्ट क्रिकेटर में जो मेरे क्रिकेटर बेस्ट होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं, आपके कुछ और हो सकते हैं, किसी और के कुछ और हो सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि एक यूनिफॉर्मिटी जहां होती है वही हम कलेक्शन को कहते हैं कि वो कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ जो हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं, इस टाइप की कलेक्शन की मैंने बात की, वो कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, आपने घर में कई बार डेली लाइफ में हम जो यूज करते हैं कुछ चीजें, उसमें भी देखो कुछ सुना होगा आपने, ये सेट वर्ड सुना होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या है? कमेंट करके बताना मुझे कि क्या हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ यहाँ पे आपको, जिसको आप डेली यूज करते हैं, जिसपे आप डेली बैठते हैं। हाँ, याद आया, सोफा सेट। तो सोफा सेट को सोफा सेट, उसमें भी सेट वर्ड क्यों यूज किया गया है ना। आप और भी ऐसे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे आपका डाइनिंग सेट होता है। तो मतलब ये क्या है, मतलब सेट वर्ड इसमें क्यों यूज किया गया है? तो वो भी वो मैथमेटिक्स के सेट से ही लिया गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी एक यूनिफॉर्मिटी है। आपने देखा होगा सोफा जो सबका होता है, सोफे का जो मतलब आपकी जो डिजाइन होती है चेयर की, वो सेम होती है, एक जैसी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बात करेंगे कि जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होते हैं, मतलब जिसको अगर मैं कलेक्शन करूं या कोई और कलेक्शन करे तो उसमें मतलब हर एक को पता है कि उसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स को शामिल करना है, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स को हमें नहीं लेना है। तो ऐसे ही कलेक्शन को जो कि वेल डिफाइंड होता है उसी को हम कहते हैं सेट। तो आज हम सेट को पूरा अच्छे से उसकी डेफिनेशन के साथ, न्यूज जो अभी सीबीएसई का सिलेबस अभी जो सीबीएसई ने आपको डिस्क्राइब करके दिया है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस पूरे चैप्टर को आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर में जो सेट है, सेट की डेफिनेशन से। तो अब सेट होता क्या है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सो अ वेल डिफाइंड, अब ये वेल डिफाइंड वर्ड को मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूं अभी, कि ऐसा कलेक्शन जिसमें जो भी आप ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन में रखेंगे वो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है मतलब सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि उसमें क्या रखना है क्या नहीं रखना है, ठीक है। तो ऐसा ही कहलाता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। और वेल डिफाइंड कलेक्शन, ओके, ऑफ ऑब्जेक्ट्स is called a set, ठीक है। तो एक वेल डिफाइंड होता है कलेक्शन, उसी को हम सेट कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, an odd number less than 10। तो अगर मैंने कहा एन ऑड नंबर लेस देन 10, तो एन ऑड नंबर लेस देन 10 की जब हम बात करेंगे तो हमें पता है कि इसमें क्या क्या नंबर आने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है।
कि हम इसमें 1 ले लेंगे, हम इसमें 3 ले लेंगे, हम इसमें 5 लेंगे, 7 लेंगे एंड 9 लेंगे। क्या हम इसमें 11 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है, मतलब इसमें अब कहीं किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि हम इसमें किसको रखें किसको नहीं रखें, है ना। तो इसका मतलब ये जो कलेक्शन है आपका वो सेट होगा। तो अब देखिए यहां मैंने ऊपर जो इसको लिखा है और जो नीचे लिखा है उसमें डिफरेंस है। ऊपर जो मैंने लिखा है देखिए वो भी सेम चीज है, नीचे लिखा है वो भी सेम चीज है, लेकिन ऊपर मैंने लिखा है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग और नीचे मैंने उनको नंबर्स को एनलिस्ट कर दिया है। तो इसी के बेसिस पे अब हम सेट का रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे कि किस तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड the rule system or set builder system and the second one is called roster or tabular form। तो ये जो ऊपर जो मैंने लिखा है रूल के अकॉर्डिंग, मैंने बता दिया कि जो उसमें ऑब्जेक्ट्स आने हैं वो किस रूल को फॉलो करने चाहिए। तो फॉलो क्या करना चाहिए कि वो ऑड नंबर होना चाहिए एंड इट मस्ट बी लेस देन 10, मतलब 10 से छोटा भी होना चाहिए और ऑड नंबर भी होना चाहिए। तो ये मैंने उसका प्रॉपर्टी जो वो फॉलो कर रहा है या जो जिस रूल को वो फॉलो कर रहा है वो मैंने यहाँ पे बता दिया। तो अगर रूल हम बताते हैं तो इस फॉर्म को कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो हमारी होती है ये क्या होती है? ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ये वाली जो है फॉर्म आपकी वो सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। और जो ये मैंने लिखा है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। क्लियर? रोस्टर या इसको टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। रोस्टर इसको और सेट बिल्डर को रूल फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। रोस्टर और टेबुलर, और ये सेट बिल्डर और रूल फॉर्म, ठीक है। मतलब किस रूल को फॉलो करने वाले ऑब्जेक्ट्स उसमें शामिल होंगे। अब सेट को हमेशा जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा एक कैपिटल लेटर से। तो यहाँ पे जैसे मैंने ए से रिप्रेजेंट किया सेट को, और इस सेट को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी a इज इक्वल टू, यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया एन ऑड नंबर लेस देन 10, तो ये इनफ नहीं है, यहाँ पे आपको एक ऐसे लिखना पड़ेगा x सच दैट, उसके बाद आप लिखेंगे x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन है आपका वो कहलाता है सेट बिल्डर, और जो नीचे वाला फॉर्म है वो कहलाता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये 2 टाइप हैं लिखने के। अब हम बात करते हैं, और जो यहां आप रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं ये वाला जो आपका रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। मतलब आप पिक्चर की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं सेट को तो वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, ठीक है। तो इसको अभी हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या क्या हो सकता है? द फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म, और वी कॉल इट टेबुलर फॉर्म। मतलब इसमें क्या करते हैं हम, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एनलिस्ट करते हैं। एंड द सेकेंड वन इज रूल फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। सो जनरली जो आपको मिलेगा वो टेबुलर फॉर्म कम ही यूज किया जाता है, रोस्टर फॉर्म ज्यादा यूज किया जाता है, और इधर ये सेट बिल्डर फॉर्म जो है ये ज्यादा यूज किया जाता है। मतलब आपको जो नाम मिलेंगे वो रोस्टर और सेट बिल्डर ये ज्यादा मिलेंगे, इनको कम यूज में लाया जाता है, इनको कम बोला जाता है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए सपोज मैंने एक सेट लिखा, A is equals to x such that x is a vowel of
English alphabets. Okay. Now I want to write the same set in set builder form to roster form. मतलब ये set builder में लिखा हुआ, मुझे इसको roster में लिखना है. तो अगर roster में लिखना है तो हम सिंपली क्या करेंगे कि ये जो सेट गिवन है इसके जो जो एलिमेंट इसके अंदर आ सकते हैं उसको हम एनलिस्ट कर देंगे. मतलब आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो वॉवल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं. देखिए, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है. तो इसका मतलब इस सेट के अंदर ए, ई, आई, ओ, यू ये मेंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये मेंबर्स आ सकते हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पर ये जो आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, मेंबर भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं जो इसके अंदर आ रहे हैं जनरली, बट हम एलिमेंट वर्ड यूज करेंगे. तो ये जो यहाँ पे जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, तो अब कोई एलिमेंट अगर किसी सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है तो उसको कैसे लिखा जाता है. देखिए, अगर मैं लिखूं यहाँ पर ए, तो ए जो है वो मेरा कैपिटल ए, मतलब सेट ए के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है कुछ कुछ ई जैसा, इसको हम पढ़ते हैं, इस सिंबल को पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू. क्या कहेंगे, इसको पढ़ते हैं हम बिलोंग्स टू. तो मतलब यहां मैंने लिखा जैसे ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए का एक मेंबर है, मतलब स्मॉल ए कैपिटल ए के अंदर एग्जिस्ट करता है. तो ए बिलोंग्स टू ए, इस सिंबल को ऐसे पढ़ा जाता है. और इसी में अगर मान लीजिए सपोज मैं कहूं कि के इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे के. अगर मैंने के लिखा तो आपको पता है कि के तो इस सेट के अंदर आ ही नहीं रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. तो अगर के इस सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आप क्या लिखेंगे, के डज नॉट बिलोंग्स टू ए. मतलब ये वाला जो सिंबल है, मतलब इस पे अगर आपने ऐसे कट लगा दिया तो ये वाले जो सिंबल को हम क्या पढ़ते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू. क्या पढ़ा जाता है इसको, डज नॉट बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स टू. तो मतलब के डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब के ए के अंदर बिलोंग नहीं करता. तो कोई भी एलिमेंट जब सेट के अंदर आता है, एग्जिस्ट करता है, तो हम ये सिंबल यूज करते हैं बिलोंग्स टू, मतलब उसके अंदर बिलोंग कर रहा है. और अगर वो नहीं आ रहा है उसके अंदर तो हम लिखते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब वो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. देखिए, क्वेश्चन हमें ऐसे पूछे जा सकते हैं, रोस्टर टू सेट बिल्डर पूछे जा सकते हैं, सेट बिल्डर टू रोस्टर पूछे जा सकते हैं. तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए उसके एग्जांपल ले लेते हैं. लेट ए इज इक्वल टू, मान लीजिए ए हमारा कोई सेट है और ए में हमें जो नंबर दे रखे हैं, सपोज वो ऐसे दे रखे हैं 2, then 4, then 8, then 16, then 32. मान लीजिए ये आपको एलिमेंट्स दिए हुए. नाउ यू वांट टू राइट द सेम सेट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब आपको ये सेम सेट अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. तो सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए आप कैसे लिखेंगे, यहाँ कुछ रिलेशन हमें देखना होगा, चेक करना होगा कि क्या रिलेशन फॉर्म हो रहा है. देखिए जैसे ये 2 है ना, ये फिर 4 है, तो एक बार दिमाग में आ सकता है कि 2 है फिर उसका स्क्वायर है 4, लेकिन फिर अगले ही स्टेप पे जाते देखिए 4 का स्क्वायर 8 तो नहीं है, मतलब ये तो रूल यहाँ काम नहीं कर रहा, मतलब स्क्वायर तो नहीं हो रहा है, 8 आ रहा है. इसके बाद फिर 16 आ रहा है, उसके बाद फिर 32 आ रहा है. तो अगर मैं गौर से देखूं तो ये वाला जो है ये मेरा 2 into 1 हो रहा है. अगर मैं इसको देखूं तो क्या ये 2 into 2 हो रहा है, इसको देखूं तो ये क्या हो रहा है, 2 into 2 into 2 हो रहा है. 16 को इसी तरीके से देखें तो क्या हो रहा है, वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. तो एक रूल यहाँ से नजर आ रहा है, जैसे इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 raised to the power 1 कह सकते हैं. इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको 2 raised to the power 2 कह सकते हैं. इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 raised to the power 3 कह सकते हैं. मतलब क्या अगर मैं इन जनरल इसको बोलूं तो इन जनरल अगर हम इसको बोलेंगे तो जनरलाइजेशन जब हम करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा a इज इक्वल टू x, मतलब x आप हमेशा लिखेंगे, x जो है वो मेंबर या एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अब जो x है फिर आगे उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे कि वो किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है. उसके बाद ये सिंबल आपको यूज करना है सच दैट, है ना, डबल डॉट ऐसे.
सो x सच दैट x इज इक्वल्स टू, अब x क्या है, किसके इक्वल है, तो देखिए x जो है मेरा वो 2 रेज टू दी पावर n की फॉर्म में है। अगर हम इसको देखें, देखिए यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो जनरलाइज करें अगर हम इसको, तो जनरल फॉर्म में जब लिखा जाएगा तो 2 की पावर n कह सकते हैं। अब n क्या है मेरा, अब जो n है वो मेरा एक नेचुरल नंबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो n है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब वो नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है, तो n बिलोंग्स टू n। अच्छा, अब कंडीशन भी आपको लिखनी होगी, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर कहीं तक भी जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक, तो इसका मतलब यहाँ कहाँ तक यूज हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और अप टू 5, तो इसका मतलब हम ये भी लिखेंगे यहाँ पे जो n है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब उसकी वैल्यू 5 से लेस है या 5 के इक्वल है। तो इस तरीके से अब ये जो हमारा सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, मतलब रूल फॉर्म में हो गया, और जो ऊपर वाला जैसा था हमारा, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में था। तो ये इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज मैंने लिया दूसरा एक सेट ले लेते हैं बी, सपोज b इज इक्वल टू अनदर सेट भी है, तो b इज इक्वल टू मान लीजिए मेरे पास है 3, then 6, then 9, then 12 and now I want to write it in the set builder form। तो देखिए यहां भी अगर आप रूल समझना चाहें तो रूल क्या हो सकता है, देखिए 3 है, 3 के बाद फिर 6 आ रहा है, 6 के बाद फिर 9 आ रहा है, तो क्या ये सारे के सारे अगर गौर से देखें हम इनको, तो क्या ये सब 3 के मल्टीपल्स नजर नहीं आ रहे, तो 3 के मल्टीपल्स नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब इस 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, जैसे ये 3 इंटू 1, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो अगर हम इसको जनरलाइज करें, जनरल फॉर्म में लिखें, तो क्या हम इसको 3n जनरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब 3 को नेचुरल नंबर से आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब बिल्कुल सेम इसी फॉर्म में अगर लिखेंगे इसको, तो अब इसको देखिए हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो b हमारा हो जाएगा x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, मतलब x जो है वो हमारा 3n के इक्वल है। अब इसमें जो n है वो क्या है, n क्या है, n यहाँ पर जो है वो हमारा अगेन एक नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू कहाँ तक है, देखिए यहाँ अगर 12 अगर लाएंगे तो 3 इंटू 4 करेंगे तो 12, तो खत्म हो जाएगा यहीं पर, क्योंकि इसके आगे इसमें नहीं दे रखा है, आगे के टर्म्स नहीं दिए हुए, केवल 12 पे एंड अप हो रहा है, तो इसका मतलब n की जो वैल्यू है वो हमारी लेस देन और इक्वल टू 4 होगी। सो ये आपका अगेन जो हमारा रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ था वो सेट बिल्डर में अगेन कन्वर्ट होके आ गया है, ठीक है। बच्चों को जनरली प्रॉब्लम होती है, अगर यहीं से यहां से देखें तो देखिए यहां से भी क्लियरली पता चल रहा है, अगर सपोज ये आपको दी हुई है कंडीशन, इससे आपको ये निकालना है, देखो ये भी इजीली निकल जाएगा। आप क्या कहा है कि x मतलब जो एलिमेंट्स है वो x है, अब वो x किसके इक्वल है, वो 3n के इक्वल है, और n की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में भी कहां से, वो 4 तक है, तो 1 से स्टार्ट होगी ऑब्वियसली, तो यहाँ पे जैसे 3n, n की जगह पे आप 1 रखेंगे, मान लीजिए 3n, तो आप 3 इंटू 1 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 इंटू 2 करेंगे 6 आ जाएगा, तो इस तरीके से आपको सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, तो आप इसको रोस्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टूड हाउ टू कन्वर्ट रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलिए बच्चों, तो अब हम जो टॉपिक हमने सीखा, अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि सेट क्या होता है और सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ना। उसकी जो 2 टाइप्स थे, सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म, हमने वो सीखे थे। तो उसी के बेसिस पे हमारी अब एक्सरसाइज 1.1 है, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1.1 में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है। उसमें कुछ आपको देखिए वो दे रखे हैं कि ये सेट होगा, कलेक्शन दिए हुए हैं, वो कलेक्शन में पूछा गया कि वो सेट है
या नहीं है। तो मैं पढ़ के बताती हूँ फटाफट से और आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो फर्स्ट वाला है वो कह रहे हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो देखिए अब स्टार्टिंग में बोल दिया कि वो बिगिनिंग विद द लेटर जे है, तो अब जे से स्टार्ट होने वाले जितने भी मंथ्स के नाम हैं, तो ऑब्वियसली अगर हम बात करें इसमें कि जो आपका, फटाफट से आप बता दीजिए क्या क्या आएगा। देखिए पहला अगर मैं बात करूं तो जे से स्टार्ट होने वाला आता है जनवरी, है ना, शॉर्ट में लिख रहे हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा जून, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका जुलाई। क्या इसके अलावा कोई और होता है जो जे से स्टार्ट होता है? तो ये वेल डिफाइंड है, क्लियरली सबको पता चल रहा है। मतलब चाहे कोई भी बच्चा बता देगा कि भाई जैसे कौन से मंथ स्टार्ट होते हैं, है ना। तो सबको पता है कि ये 3 आएंगे, जनवरी, जून, जुलाई। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। सो दिस कलेक्शन इज अ सेट। ओके, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कहा है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो अब ये जो मोस्ट टैलेंटेड वर्ड है, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, है ना। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हमने कहा, तो अब वो मोस्ट टैलेंटेड किस बेसिस पे, मतलब हमने उसमें कोई क्राइटेरिया तो डिसाइड किया नहीं है कि क्या क्राइटेरिया रहेगा। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे मान लीजिए अगर किसी टीचर ने कहा कि मुझे आपकी क्लास के 10 मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स चाहिए, तो मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें वो टीचर टू टीचर डिफर कर सकता है। मतलब एक टीचर कहेगा कि ये मोस्ट टैलेंटेड बच्चे हैं, वो लिस्ट उसकी दूसरी रहेगी, और दूसरा टीचर कहेगा कि ये वाले मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। तो इसका सो दिस मोस्ट टैलेंटेड वर्ड इज नॉट वेल डिफाइंड, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ सेट, दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन सेम सिचुएशन आ गई। अब ये जो बेस्ट वर्ड है, अब इस बेस्ट को कैसे डिफाइन करोगे कि कौन बेस्ट है? हाउ विल यू डिफाइन? नहीं डिफाइन कर सकते। क्यों? क्योंकि जो बेस्ट, मतलब हो सकता है कि भाई आपको बेस्ट में महेंद्र सिंह धोनी लगता हो, मुझे विराट कोहली लगता है, किसी थर्ड पर्सन को कोई और लगता है, तो मतलब अलग अलग लोगों की चॉइसेस अलग अलग हो सकती है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर ये बेस्ट वर्ड जो है इट इज नॉट वेल डिफाइंड, मतलब ये भी सेट नहीं होगा क्योंकि ये बेस्ट वर्ड जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब बताइए ये वेल डिफाइंड है या नहीं है? अगर क्लास में से सपोज मान लीजिए ये कहा जाए कि ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास कम आउटसाइड, तो ऑब्वियस सी बात है सबको पता है कि किस किस को बाहर जाना है। इसका मतलब यहां पर ये जो कलेक्शन होगा ये वेल डिफाइंड है, सो इट इज अ सेट, मतलब ये वाला सेट हो जाएगा। अगला जो कहा गया है वो कहा गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो सबको मालूम है कि नेचुरल नंबर लेस देन 100 मतलब 1 to 99, मतलब सब बता सकते हैं, सबके लिए सेम होगा। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए 100 भी आ जाए उसमें या किसी के लिए उसमें 1000 भी आ जाए, मतलब अपनी मर्जी से कोई अपनी मर्जी नहीं चला सकता, है ना। यहाँ पर एक आपको जो कंडीशन दी गई है वो वेल डिफाइंड है, मतलब आप उस कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉलो करते हुए अगर जाएंगे तो कोई भी उस कलेक्शन को करेगा उसके लिए वो सबके लिए सेम हो जाएगा। सो इट इज अ सेट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, अगेन इट इज अ सेट, वेल डिफाइंड है। क्यों वेल डिफाइंड है? भाई इवन इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो इवन इंटीजर्स की जब बात करेंगे तो 2, 4, 6 मतलब इस तरीके से आपकी इवन इंटीजर्स मतलब सबके लिए सेम आने वाले हैं ना। तो यहां पर भी हम क्या कहेंगे कि ये सेट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कलेक्शन हमारे वेल डिफाइंड होते हैं वो सेट होते हैं। और वेल डिफाइंड मैंने क्या बताया कि किस तरीके की जो है वेल डिफाइंड है, जिसमें मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको सब, मतलब कोई भी उस कलेक्शन को करेगा तो वो सेम सबके लिए आएगा, अलग अलग नहीं हो सकता, मतलब पर्सन टू पर्सन वो वैरी नहीं कर सकता, चेंज नहीं हो सकता। अब जैसे अगला वाला है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो बताइए द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, मतलब जो सेट वाला आपका चैप्टर है उसी में आपसे कह रहे हैं कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है चैप्टर के क्वेश्चन सबके लिए सेम ही है ना, 11th क्लास की सेम है, एनसीईआरटी बुक लेंगे तो सबके लिए सेम है। तो इसका मतलब ये भी वेल डिफाइंड है, सो इट इज अ सेट। अब बात करते हैं नेक्स्ट
अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। चलिए भाई, अब बताइए आप इसको, क्या ये सेट होगा? मोस्ट डेंजरस कहा है, तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो अब वो जो मोस्ट डेंजरस है, ये जो वर्ड मोस्ट डेंजरस है, अपने आप में ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट थिंकिंग हो सकती है, डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, भाई मुझे तो सांप से बड़ा डर लगता है, और कुछ लोग होते हैं क्या, मतलब बहुत कहते हैं ना, स्नेक लवर्स होते हैं, वो ऐसे मतलब वो उनका तो सांप जो है वो मित्र होता है, वो ऐसे गले में डाल के उसके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो कलेक्शन है ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि अलग अलग एनिमल अलग अलग पर्सन के लिए डेंजरस हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन ये चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है। सो दिस कलेक्शन इज ऑल्सो नॉट अ सेट। ठीक है, तो अब आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि सेट कौन से हैं और कौन से सेट नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई होप सबको क्लियर हो गया है, कहां पर सेट जो होगा, कौन सा कलेक्शन सेट है, कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है। अब मूव करते हैं हम, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, A is equals to 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is a set. Okay, ये एक सेट दिया हुआ है और हमें यहाँ पर ये कहा है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है। अब आपसे पूछा गया है कि जो 5 है यहाँ पर फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है, और आपको सिंबल्स यहाँ पर इंसर्ट करना है, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। तो मैंने अभी बताया था ना आपको। तो अब आपको ये देखना है कि ये जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है क्या वो इस सेट के अंदर है, अगर है तो बिलोंग्स टू, अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो सिंपल, जल्दी जल्दी से बताइए फटाफट से। 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब 5 ए को बिलोंग करता है। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट जो है 8, अगर मान लिया हम 8 की बात करें तो सेकेंड पार्ट में 8, अब बताइए मुझे जल्दी से फटाफट से, क्या 8 इसके अंदर है? 1 2 3 4 5 6, मतलब 8 तो उसके अंदर है ही नहीं, तो 8 उसके अंदर नहीं है, तो आप क्या फिल करेंगे इसके अंदर? डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब वो उसके अंदर बिलोंग्स नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं 0, तो बताइए 0 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब तो मेरे से पहले आप ही कर लेंगे इसको, है ना। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 0 बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, 4, चलिए 4 की बात करते हैं। 4 बिलोंग कर रहा है, हाँ भाई 4 बिलोंग कर रहा है, तो 4 बिलोंग्स टू ए, मतलब 4 बिलोंग कर रहा है। 2 बिलोंग कर रहा है क्या? यस, 2 इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेट। अच्छा 10 की बात करें, 10 बिलोंग कर रहा है क्या? तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सो सेकंड क्वेश्चन ओवर, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम रोस्टर टू सेट बिल्डर और सेट बिल्डर टू रोस्टर की बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, मतलब आपको कुछ सेट दिए हुए हैं, वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, आपको उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है सेट ए। सेट ए में क्या कहा गया है? एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7। ठीक है, x such that x is an integer, x एक इंटीजर है, एंड x is greater than or equal to -3 and less than 7। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो दिया हुआ है देखिए, -3 से ग्रेटर और -3 के इक्वल भी है। देखिए यहाँ पे दोनों सिंबल लगे हुए, मतलब -3 के वो इक्वल भी है और -3 से ग्रेटर भी है। यहाँ पर सिर्फ लेस देन का सिंबल है, इक्वल नहीं है नीचे, तो इसका मतलब 7 से वो छोटा है, 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब अगर हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर। रोस्टर फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो इंटीजर्स ले लें, देखिए -3, सबसे पहले -3 से स्टार्ट होगा, -3 देन -2 -1 0 देन 1 2 3 4 5 6। क्या 7 आएगा इसके अंदर? नहीं, 7 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 7? क्योंकि यहाँ 7 के लिए यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, लेस देन 7 कहा है, तो इसका मतलब सिर्फ 6 तक हम ले सकते हैं। सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ द गिवन सेट।
आई होप आपको समझ आया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ये तो आप अपने आप कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 आ जाएंगे। नेचुरल नंबर कहा है और लेस देन 6 कहा है, तो मतलब 6 से छोटे नेचुरल नंबर, तो 1 से लेके 5 तक, ये आप खुद करेंगे। इसके बाद थर्ड की अगर मैं बात करूं, थर्ड सेट जो आपको दे रखा है सी, x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर, मतलब x जो है वो आपका 2 डिजिट नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, मतलब डिजिट्स का जो सम है वो 8 है। तो देखिए थर्ड पार्ट में बता देती हूँ आपको, देखिए किस तरीके से होगा। C इज अ सेट, तो C में देखिए क्या कहा गया है आपसे, x इज अ 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट नंबर लेना है आपको, तो और ऐसा नंबर लेना है जिनमें जो सम है वो 8 आना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं, देखिए अगर 17 लिख दूं मैं, 1 से स्टार्ट किया, पहले फर्स्ट डिजिट 1 ली, 17 लिखा, तो देखिए 17 इज अ 2 डिजिट नंबर, और अगर मैं 1 + 7 करती हूँ तो सम डिजिट्स का 8 आता है, ठीक है। इसके बाद हम इसका 1 7 लिया है तो 7 1 भी हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स करके भी ले सकते हैं, उनका भी सेम आएगा, 2 डिजिट नंबर है वो भी। अब अगर हम इसमें लेते हैं, मान लीजिए 2 से मैंने लिया तो 26 हो जाएगा, 2 + 6 करने से 8 आएगा। इसके बाद इसका रिवर्स ऑर्डर ले लेंगे तो 62 बन जाएगा नंबर, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद और क्या हो सकता है, नेक्स्ट 3 से लेंगे तो देखिए 35 बन जाएगा नंबर, और 53 भी हो सकता है, ठीक है, उसका रिवर्स ऑर्डर। अब अगर हम बात करें 44, तो रिवर्स ऑर्डर करने पे तो 44 ही बनेगा ना इसमें, तो 44 तो 44 ही रहने वाला है। तो अब बताइए मुझे, क्या इसके अलावा कोई और ऐसा नंबर पॉसिबल है जो 2 डिजिट का है और जिसको अगर डिजिट्स को ऐड करें तो सम 8 आ जाए? इज इट पॉसिबल? बताइए जरा, क्या हो सकता है? क्योंकि रिवर्स ऑर्डर हम ऑलरेडी ले चुके हैं, देखिए यहाँ पे 53 हमने ले लिया है, क्या कुछ और पॉसिबल है? आई थिंक सो अब आगे पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 5 के साथ सिर्फ 3 का ही पेयर बन सकता है, वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। 6 के साथ 2 का बनेगा, वो भी हम ऑलरेडी ले चुके हैं। 7 लेंगे तो 7 के साथ 1 बनेगा, वो भी हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो इसका मतलब अब नहीं कोई नंबर हो सकता है ऐसा पॉसिबल, ठीक है। तो सिर्फ ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, ठीक है। मतलब 60 के आपको डिवाइजर्स लेने हैं, तो डिवाइजर मतलब जिससे वो डिवाइड, एक तरीके से फैक्टर की बात कर रहे हैं 60 के, तो 60 के फैक्टर मतलब प्राइम फैक्टर्स, एक तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं इसको। तो 60 के देखिए प्राइम फैक्टर्स, अब आप बताइए 60 के प्राइम फैक्टर्स में क्या क्या आ सकता है, कौन से नंबर्स हैं प्राइम नंबर जिनसे 60 डिवाइड हो सकता है? ये आपका फोर्थ वन है, ये थर्ड था, तो फोर्थ वाला। तो इसमें बताइए क्या क्या पॉसिबल है 60 के प्राइम फैक्टर्स, मतलब ऐसे डिवाइजर 60 के जो प्राइम नंबर हैं। तो 60 किस किस से डिवाइड हो सकता है? देखिए 2 है हमारा पहला प्राइम नंबर, तो 2 से चेक करें तो 2 से 60 डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 2 आ सकता है इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद 3 की अगर हम बात करें तो देखिए 3 से भी 60 डिवाइड हो जाएगा, तो 3 भी आ सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, 5 से भी 60 डिवाइड होता है ना, 12 × 5 करते तो 60 आता है, तो 5 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें, जैसे 7 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, इसके बाद ऐसा और कौन सा प्राइम नंबर है जिससे कि ये डिवाइड हो जाएगा 60? इज देयर एनी अदर प्राइम नंबर? अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, 60 के आप प्राइम मतलब फैक्टर्स करके देख लीजिए, ऐसे करके देख लीजिए। देखिए अगर आप करेंगे तो 30 आएगा, इसके बाद फिर दोबारा करेंगे तो 15 आएगा, उसके बाद अब ये 3 से डिवाइड होगा, उसके बाद ये 5 से, मतलब 5 हो गया। तो यही तो फैक्टर्स है इसके, 2, 3 और 5, मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स में केवल 2, 3, 5 ही आ सकते हैं, और कोई प्राइम नंबर नहीं आएगा। सो दिस इज द आंसर, ओके। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में
डिफरेंट, मतलब ट्रिग्नोमेट्री बनाने के लिए कितने वर्ड्स हमने, कितने लेटर्स जो है वो यूज किए गए हैं। तो आपको सेट ऑफ ऑल लेटर्स लिखना है। तो इसका मतलब आपको क्या देखना होगा इसमें, मतलब एक लेटर कितनी बार आया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लिखना चाहते हैं तो आपको कौन से लेटर्स चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री जब आप लिखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री लिखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री लिखने के लिए आपको सबसे पहले देखिए टी चाहिए, तो लेटर टी आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्या चाहिए, आर चाहिए, तो आर आ जाएगा। उसके बाद आई, उसके बाद जी चाहिए आपको, ओ चाहिए, एन चाहिए, ठीक है। इसके बाद एम भी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री ई चाहिए, है ना। उसके बाद फिर क्या इसके अलावा कोई और लेटर चाहिए, देखिए इनसे ही बन जाएगा मेरे ख्याल से। स्पेलिंग में टी आता है, टी आर आई जी ओ एन ओ दोबारा आएगा तो यहीं से लेना है हमें। फिर एम ई, फिर उसके बाद टी आर, हाँ एक बच गया हमारा, क्या बच गया, वाई, ठीक है। तो वाई और लिखेंगे यहाँ पर, हमें वाई और चाहिए। तो इसका मतलब ये सारे जो लेटर्स हैं, दीज आर रिक्वायर्ड टू राइट द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ये लेटर्स हमें चाहिए ट्रिग्नोमेट्री वर्ड लिखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपने ये लिखे हैं लेटर्स जो लिखे हैं, तो लेटर्स का जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। आप लेटर के ऑर्डर को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, मतलब आप किसी भी लेटर को कहीं किसी भी प्लेस पर लिख सकते हैं, मतलब उनका प्लेस जो है वो मैटर नहीं करता। बस वो देखना है कि उस जो भी आपने कलेक्शन किया है, जो सेट के अंदर आपने एलिमेंट्स लिखे हैं, मतलब जितने रिक्वायर्ड थे जो उस कलेक्शन में आ सकते थे, वो सभी उसमें प्रेजेंट हैं या प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ हमें इतना ही चेक करना होता है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री वर्ड लिखने के लिए हमें ये लेटर्स चाहिए। अब इनका ऑर्डर जो है वो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, मतलब आप सीक्वेंस में लगा सकते हैं, जैसे ई यहाँ लिख दें, है ना, और मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख सकते हैं इनको, या किसी भी ऑर्डर में लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका आंसर सेम रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट जो है देखिए वो है आपका बेटर वर्ड लिखने के लिए हमें क्या क्या लेटर्स चाहिए, ठीक है। तो बेटर के लिए, अब देखिए बेटर के लिए आप अगर लिखेंगे तो बी आपको चाहिए, देखिए ई चाहिए, टी चाहिए, ठीक है। स्पेलिंग अगर हम देखें तो क्या होता है, बी ई टी टी ई आर, ठीक है। तो बी ई टी टी ई आर, तो मतलब बी आ गया, ई आ गया, टी आ गया, इसका मतलब आर और चाहिए। तो सिर्फ ये लेटर्स हमें चाहिए, बी ई टी आर, मतलब अब इनका ऑर्डर जो है वो आप चाहे जैसे भी लिख सकते हैं। आप बी ई टी आर लिख दीजिए, आप टी ई आर बी लिख दीजिए, आप आर बी ई टी लिख दीजिए, जैसे मर्जी चाहे इनको लिख सकते हैं। मतलब लिखने का जो वे है वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, बट आपको ये देखना है कि जितने लेटर उस वर्ड को लिखने के लिए चाहिए वो सभी उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई उसको मतलब लिखने के लिए उसमें ई आना चाहिए था उसकी स्पेलिंग में, बट आपने ई तो यहाँ पे लिखा ही नहीं, तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, उसमें भी आपसे यही कहा गया है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट्स। मतलब सेट्स दे रखे हैं, तो वो आपको सेट्स जो दिए हुए हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, और आपको उसके जो रोस्टर फॉर्म है, मतलब लिस्ट ऑल एलिमेंट्स कहा तो इसका मतलब आपको उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत सिंपल है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर, है ना, ऑड नेचुरल नंबर है। तो ऑड नेचुरल नंबर की अगर बात करती तो इसका मतलब 1, 3, 5 उसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रखी। जैसे आपने ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 में जो इवन नंबर वाला किया था सेम टाइप से हो जाएगा, तो ये आप कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट जो है इसका वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है, तो सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में कहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। तो x की वैल्यू जो है जो हमारी वो -1/2 से तो ग्रेटर है और 9/2 से स्मॉलर है, और x इज एन इंटीजर, मतलब x की वैल्यू जो है वो एक इंटीजर है। तो आपने देखिए नंबर लाइन देखी होगी, तो नंबर लाइन पे आपको क्लियरली मालूम है कि यहाँ आपका जो है ये 0 हो गया,
तो 0 और अगर हम यहाँ पे मैं -1 ले लेती हूँ तो -1/2 जो है वो यहाँ सपोज आपका माइनस का 1/2 आ गया। तो अब यहाँ पर जो आपका माइनस का 1/2 आ गया, -1/2 से अगर मैं आगे जाऊं, ग्रेटर की तरफ जाऊं, तो इस तरफ चलना पड़ेगा मुझे राइट साइड में। तो अगर इधर जाएंगे तो देखिए जो पहला इंटीजर पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, वो 0 ही आएगा। 0 के बाद अगर हम बात करें तो 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस सेट की हम बात कर रहे हैं बी की, तो बी के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे देखिए वो क्या क्या आ सकते हैं। तो पहला तो आएगा आपका 0, 0 के बाद फिर आपका आएगा 1, 1 के बाद आपका आएगा 2, 2 के बाद आपका आएगा 3, 3 के बाद आपका क्या 4 आ सकता है। इसमें बताइए जरा मुझे जल्दी से, 4 आएगा कि नहीं आएगा? 4 भी आ जाएगा देखिए, क्योंकि 9/2 दिया हुआ है ना। 9/2 मतलब क्या हो गया, 4.5 हो गया। अगर हम इसको वैसे देखें तो 9/2 मतलब 4.5, तो इसका मतलब इसके अंदर 4 भी आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपके जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4 ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये आपके ऑल एलिमेंट्स लिस्ट आउट हो गए। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सिर्फ इतना ही करना था आपको। अब अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट में देखिए क्या कहा गया है। थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है x such that x is an integer and x square is less than or equal to 4। तो देखिए थर्ड पार्ट भी अच्छा इंटरेस्टिंग है इसका। थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है x such that x is an integer, मतलब x जो है वो एक इंटीजर है। x is an integer सच दैट, मतलब और कंडीशन क्या दे रखी है कि जो एक्स स्क्वायर है वो लेस देन और इक्वल टू 4 है। मतलब जो एक्स स्क्वायर है वो 4 से छोटा है या 4 के इक्वल है। तो अब आपको यहां पर देखिए ऐसे इंटीजर्स को लिस्ट आउट करना है जिनका स्क्वायर करने पे 4 से कम आए आंसर, है ना। 4 आ सकता है या 4 से लेस आ सकता है। ठीक है, तो आपको पता है स्क्वायर्स आएंगे तो सारे पॉजिटिव ही, तो मतलब इसका मतलब यहाँ पर आपको ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका स्क्वायर 4 से कम आना चाहिए। तो 4 से कम आना चाहिए ऐसे इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो इंटीजर में देखिए आपका अगर मैं -3 का स्क्वायर करूं, देखिए तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम बात करें कि इसमें -2 ले सकते हैं, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो जो बाउंड्री हो गई वो एक तरीके से -2 और 2 हो गई। मतलब नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो -2 हो जाएगा और पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो 2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो दिया नहीं है कि पॉजिटिव इंटीजर है, सिर्फ इंटीजर कहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इसके एलिमेंट्स की बात करूं तो देखिए इसमें आपका -2 आ सकता है, -1 आ सकता है, क्योंकि इनका जो स्क्वायर है वो 4 से कम है। 0 आ सकता है, 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, है ना, और उसका स्क्वायर है 0 × 0 तो वो तो 0 ही होगा, 4 से लेस है। 1 आ सकता है और इसके बाद 2 आ सकता है। क्या कोई और इंटीजर आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये इंटीजर्स ऐसे हैं जिनका स्क्वायर 4 से लेस होगा। अगर एक्स स्क्वायर अगर हम बात करें तो लेस देन और इक्वल टू 4 रहेगा। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो तो वैसा ही है। लॉयल में जो वर्ड्स बनाया आपने, तो लॉयल वर्ड के लिए बनाने के लिए क्या क्या लेटर्स चाहिए, तो एल हो गया, उसमें ओ हो गया, वाई हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो ये तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो 5th वाला है वो भी आप कर सकते हैं। उसमें क्या पूछा गया, उसमें कहा गया एक्स सच दैट एक्स जो क्या है, क्या इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। मतलब मंथ आपको यूज करने हैं केवल वो वाले जिनमें 31 डेज नहीं होते। सो जो लास्ट वाला है इसको भी आप खुद करेंगे। लास्ट वाले में आपसे क्या कहा गया, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसीड्स के, मतलब के से पहले वाले, मतलब के जो पहले वाले कॉन्सोनेंट्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के वो आपको लिखने हैं। तो के से पहले देखिए कॉन्सोनेंट्स की अगर बात करें तो ए ई आई ओ यू वो तो हमें रिमूव कर देने हैं। तो जो के से पहले जो आ सकते हैं जैसे बी आएगा आपका, है ना, सी आएगा, है ना, इसके बाद डी आएगा, तो जितने भी आ सकते हैं, एफ होगा, मतलब के से पहले वाले सारे के सारे जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, वो सिर्फ आपको लिखने होंगे। तो ये भी आप खुद कर सकते हैं। तो अब ये आपका यहाँ पे 5th क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं और बस उसके बाद एक्सरसाइज खत्म।
ओके, नाउ कम ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें देखिए क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर इस तरफ कुछ सेट दे रखे हैं जो कि रोस्टर फॉर्म में है और इस तरफ कुछ सेट दे रखे हैं जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो हमें क्या करना है, इनको मैच करना है। मतलब जो यहाँ सेट लिखे हुए हैं सेट रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब कौन सा सेट किस सेट के साथ मैच करेगा ये हमें पता लगाना है। देखिए यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाला है 1 2 3 6। अब यहाँ 1 2 3 6 जो है वो आपको देखने हैं यहाँ पर क्या मतलब किसके साथ मैच कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला तो ऑप्शन क्लियरली डिलीट हो रहा है और ये तो सीधा सीधा पता चल रहा है आपको, जो वर्ड एक ही है यहाँ पे मैथमेटिक्स और यहाँ इससे रिलेटेड लेटर्स का एक ही आपको सेट दिखाई दे रहा है। तो जो थर्ड वाला है ऑब्वियसली वो हमारा डी को मैच करेगा। ठीक है, तो जो थर्ड है, थर्ड वाला जो है वो कहाँ मैच करेगा, मतलब थर्ड हमारा जो है वो डी को चला गया। तो यहाँ से सीधे सीधे ऐसे ही निकाल लेते हैं, इजी हो जाएगा। थर्ड वाला अगर डी को चला गया है तो अब देखिए यहां से, और अगर हम बात करें प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, एक्स सच दैट, यहाँ पे देखिए पहला वाला एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 के डिवाइजर्स की हम बात करें तो 6 के डिवाइजर्स में क्या आएगा, 1 2 3 और 6 आता है ना। तो अब यहाँ 6 के जो डिवाइजर है मतलब उसमें यही नंबर्स आ रहे हैं और देखिए उसमें जो प्राइम है वो 2 और 3 होते हैं। तो 2 और 3 प्राइम भी हैं और 2 और 3 6 के डिवाइजर भी हैं। इसका मतलब सेकंड वाला जो है वो ए को चला गया हमारा। चलिए भाई, सेकंड वाला जो है वो ए को चला गया, तो सेकंड को हम रिलेट कर देते हैं किसके साथ, सेकंड को रिलेट कर देते हैं ए के साथ। सेकंड वाला ए को रिलेट हो गया। अब बात करते हैं हम बचा हुआ जो है, अब हमारा कौन सा बच गया, देखिए अब हमारा बच गया फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट में हमारे देखिए यहाँ जो नजर आ रहा है ये हमें नेचुरल नंबर्स नजर आ रहे हैं 1 2 3 6, मतलब अब लेकिन ये 6 सीधे आ गया, मतलब 4 5 बीच में गायब है। तो यहाँ कंडीशन देखते हैं ये किसके साथ मैच कर सकता है। देखिए ये बी और सी बचे हुए हैं हमारे, क्योंकि ए और डी तो हमारे पहले एलिमिनेट हो गए। तो यहाँ बी की अगर देखें, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो भाई ऑड वाला तो ये है नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 और 6 जो है वो इवन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि फर्स्ट वाला जो है हमारा सी को ही मैच करेगा। फिर x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो यहाँ पे देखिए x जो है वो नेचुरल नंबर भी है और 6 की डिवाइजर भी है, मतलब 6 जो है वो इन नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट वाला है तो फिर किसको मैच कर गया, देखिए जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट वाला हमारा मैच कर रहा है सी को, और जो हमारा फिर ये बचा लास्ट वाला कौन सा बचा था, फोर्थ वाला, जो फोर्थ है वो हमारा मैच कर रहा है देखिए बी को। तो इस तरीके से हमारा ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। सो बच्चों आई थिंक आपको सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। जो वेल डिफाइंड कनेक्शन होते हैं वो हमारे सेट होते हैं। तो सेट का आपको जो मीनिंग है वो समझ आ गया होगा। आपने एक नया आज देखिए जो पढ़ा है, एक सिंबल पढ़ा है, इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, ये एक ग्रीक लेटर है और इसका जो हमने बताया था इसका मीनिंग क्या होता है, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, दो आपने पढ़े थे। तो ये आपने यहाँ पे सिंबल्स आज यूज किए हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं देखिए यहाँ से कि जो आप ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपका कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट एक्सरसाइज आई थिंक तो आपको समझ में भी आ गया होगा। तो मैंने एक साथ सारा कुछ नहीं दिया है क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग की है। तो क्वेश्चंस में क्योंकि आपको जनरली प्रॉब्लम आती है सॉल्व करते समय पे, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे हम नहीं चलेंगे। तो कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी के ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिए हैं। अगर आपके पास कोई और एक्स्ट्रा बुक है, आप किसी और एक्स्ट्रा बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस बुक से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो मैंने आपको दिया और इंट्रोडक्शन के अलावा हमने 1.1 को पूरा एनसीईआरटी से सॉल्व कर लिया। तो आप आगे के क्वेश्चंस जो है एक्स्ट्रा बुक से ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं आते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे कि वो भी इसका बेनिफिट ले पाए। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।